नमस्ते डियर स्टूडेंट्स। बहुत बहुत स्वागत है आपका पीटी एजुकेशन चैनल पे। मैं हूं गौरव चोपड़ा और आज मैं आपके लिए एक और वीकली जियोपॉलिटिक्स अपडेट को लेकर हाजिर हूं। पिछले सप्ताह तक क्या क्या लेटेस्ट अपडेट्स एंड डेवलपमेंट्स निकल के आ रहे हैं पॉलिटिक्स को लेके, कोविड के सिचुएशन को लेके या इंटरनेशनल रिलेशंस को लेके, ये सभी चीजों के बारे में हम आज के सेशन में चर्चा करने वाले हैं। तो मेरा मेन मकसद इस सेशन का यही है कि आपको एक मैक्रो पर्सपेक्टिव समझ जाए कि दुनिया में क्या क्या चल रहा है आज के तारीख में। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आते हैं जापान पे। जैसे कि आपको पता ही होगा कि शिंजो आबे ने रिसेंटली जापान के पीएम की पोस्ट से इस्तीफा दे दिया था। ही रिजाइंड फ्रॉम हिज पीएम पोस्ट ऑन मेडिकल ग्राउंड्स। तो अगला सक्सेसर लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी ने लास्ट वीक 14 सितंबर को अनाउंस कर दिया था। स्यूगो होशिहिदे जो कैबिनेट के चीफ मिनिस्टर थे, वो अभी जापान के 99th प्रधानमंत्री बने हैं। ये लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी यानी एलडीपी के इंटरनल वोटिंग कॉन्टेस्ट में टोटल 377 आउट ऑफ 535 वोट्स इकट्ठे करने में कामयाब रहे थे। स्यूगा एक बहुत ही सिंपल छोटे से रूरल बैकग्राउंड से आते हैं। इनके पिताजी फार्मर थे एंड इनकी माँ स्कूल टीचर थी। इनका शिंजो आबे जैसा फैमिली का पॉलिटिक्स में इन्फ्लुएंस नहीं था। Mr. Sugo first worked in a cardboard factory, then he entered into politics as a secretary and eventually rose as a politician. अब इनके सामने ये कोविड की सबसे बड़ी चुनौती है। ऑल्सो ही हैज प्रॉमिस टू परस्यू आबेनॉमिक्स, जो शिंजो आबे के द्वारा उनके पीएम के टर्म के वक्त फॉलो किया जाता था। अब बैंक ऑफ जापान के पास तो मॉनेटरी पॉलिसी के साइड से तो इतना कुछ ड्रास्टिक नहीं हो सकता, है ना, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स आर क्लोज टू जीरो। So Bank of Japan has little room with respect to monetary policies. Now it would be about the third arrow, which is the structural reforms, the third arrow of Abenomics. Do you remember? मैंने इस पे एक वीडियो भी बना रखा है Abenomics पे। तो उसमें 3 एरो में से ये जो थर्ड एरो है, स्यूगो को इसी पे ही फोकस करना पड़ेगा, इसी में ही स्ट्रक्चरल चेंजेस लाने पड़ेंगे जापान में। तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि बाकी के 2 एरो कौन से हैं Abenomics के? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगला अपडेट ईयू और चाइना को निकल के आ रहा है। तो रिसेंटली चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग एंड यूरोपियन यूनियन के लीडर्स के बीच में एक वर्चुअल मीटिंग हुई थी। जैसे कि आप यहाँ पे ये स्क्रीनशॉट में देख सकते हो। तो ये मीटिंग में 4 मेजर टॉपिक्स के ऊपर चर्चा हुई थी। पहला है क्लाइमेट चेंज, देन इकोनॉमिक एंड ट्रेड रिलेटेड इश्यूज, फिर इंटरनेशनल अफेयर्स एंड ह्यूमन राइट्स पे, एंड चौथा कोविड को कैसे कंट्रोल किया जाए एंड उससे रिलेटेड इकोनॉमिक रिकवरी कैसे की जाए। तो इन सब चीजों पे दोनों साइड से चर्चा हुई थी। अगर हम ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिलेटेड की बात करें तो दोनों साइड से ईयू चाइना कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट ऑन इन्वेस्टमेंट्स, जिसे सीएआई भी कहते हैं, उससे रिलेटेड नेगोशिएशंस हुई। अब कौन कौन जानता है ईयू चाइना के सीएआई के एग्रीमेंट के बारे में? कोई मुझे कमेंट सेक्शन में बता पाएगा? इकोनॉमिक इश्यूज की बात करें तो दोनों साइड से ईयू चाइना जियोग्राफिकल इंडिकेशंस के एग्रीमेंट पे मंजूरी की गई है। सो इन दिस एग्रीमेंट इट विल बिकम इजी फॉर ईयू टू गेट एक्सेस टू द चाइनीज मार्केट, especially for high quality European agricultural products. इंटरनेशनल अफेयर्स के मुद्दों पे भी बात हुई। ईयू ने साफ साफ अपना कंसर्न दिखाया है चाइना के अनुचित व्यवहार को लेके, भले वो हांगकांग में नेशनल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन को लेके हो या जिनजियांग एंड तिब्बत में ह्यूमन राइट्स का हनन किया जा रहा हो। हमने पिछले सेशंस में चाइना के द्वारा हांगकांग पर लगाए हुए नेशनल सिक्योरिटी लेजिस्लेशंस पे भी बात की है। आप अगर मेरे सेशंस फॉलो कर रहे हो तो आप इस मुद्दे को रिप्रोड्यूस कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। तो इन सभी पे ईयू ने अपनी चिंता इस वर्चुअल मीटिंग में जताई थी। ईयू ऑल्सो स्ट्रेस्ड ऑन द नीड फॉर चाइना टू रिफ्रेन इटसेल्फ फ्रॉम द यूनिलैटरल एक्शंस इन द साउथ चाइना सी। तो चाइना जो साउथ चाइना सी में शैतानियां कर रहा है, जो कि वो बता रहा है कि वो मेरा इलाका है, तो इस पे भी ईयू ने आपत्ति जताई है। अगला अपडेट चाइना को निकल के आ रहा है। तो चाइना में निंगजिया रीजन है, जैसे कि आप इस मैप में देख सकते हो। तो यहाँ पे टोटल 3 लोगों को इस एरिया की पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। ली गेनशान, जैंग बोकी एंड न्यू हाइबो। आई होप आई हैव प्रोनाउंस्ड देयर नेम करेक्टली। बड़ा मुश्किल होता है ऐसे बड़े बड़े नाम को प्रोनाउंस करना। एनीवेज, सो ये 3 लोग थे जो निंगजिया की पुलिस ने इन्हें डिटेन कर रखा है on the grounds of picking quarrels and provoking troubles.
अब इसमें कितनी सच्चाई है वो तो यहाँ की पुलिस वाले ही जाने, लेकिन मैं आपको एक चीज कह दूं कि ली कैनशन इज एन एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट. He is well known for drawing attention of the Chinese government to the pollution in the Tangier Desert, जो कि चाइना का सबसे important national reserves माना जाता है. तो यहाँ पे टोटल 1,30,000 मेट्रिक टन्स के पोल्यूटेंट्स मिले थे, जो कि एक बैंकक्रप्ट पेपर कंपनी के द्वारा रिलीज किए गए थे. समझे? बाय द वे, इस केस में एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों को सजा मिली थी, तो ली काफी जाने माने एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट रह चुके हैं. सो दिस डजंट लुक लाइक दे वर इन्वॉल्व्ड इनटू प्रोवोकिंग ट्रबल्स. बट ठीक है, चाइना की पुलिस का यही अप्रोच है शायद. लेट्स सी अगर ये स्टोरी आगे डेवलप होगी तो वी आर गोइंग टू कवर दिस. अगला अपडेट रशिया को निकल के आ रहा है. रशिया में रीजनल और म्यूनिसिपल इलेक्शंस कंडक्ट किए गए थे, नोवोसिबिर्स्क एंड तोम्स्क, इन दो रीजन्स में. तो जैसे कि आप जानते हो कि अलेक्जेंडर नवल्ने को पिछले महीने एक केमिकल वेपन के द्वारा पॉइजन करने की कोशिश की गई थी. तो कोई मुझे बता सकता है कि वो केमिकल वेपन का नाम क्या है? कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ. तो पॉइजन करने से पहले अलेक्जेंडर नवल्ने साइबेरिया में रशियन सरकार के खिलाफ भाषण दिए थे. तो इसमें रशियन स्टेट गवर्नमेंट को ही सस्पेक्ट किया जा रहा है कि शायद इन्होंने ही नवल्ने को पॉइजन किया है, लेकिन स्टेट ने साफ साफ ये एलिगेशंस नकार दिए. एंड अलेक्जेंडर नवल्ने रशिया के एकमात्र डी फैक्टो ऑपोजिशन लीडर माने जाते हैं. एंड इनके पार्टी के कैंडिडेट्स इन एरिया में मेजरली वोट्स लेने में कामयाब हो चुके हैं. अलेक्जेंडर नवल्ने तो खैर अभी भी हॉस्पिटल में ही है, एंड वो बिना वेंटिलेटर के भी सांस ले रहे हैं. उनके भी रीसेंट एक इंस्टाग्राम पोस्ट के ऊपर बवाल मच गया था, एंड उन्होंने जर्मनी से रशिया लौटने का वादा अपने फॉलोअर्स को कर रखा है. अगला अपडेट बेलारूस को लेकर आ रहा है. तो रशिया ने बेलारूस को $1.78 बिलियन का लोन देने का वादा किया है. अब एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये लोन अमाउंट बेसिकली बेलारूस पे जो पहले का रशियन डेट है वो चुकाने के लिए बेलारूस को ये पैसा दिया जा रहा है. सो बेलारूस इज बेसिकली रीफाइनेंसिंग इट्स प्रीवियस लोन्स. समझ रहे हो? वो पैसा रशिया से लेगा और वही पैसा राउंड घुमा के पिछले लोन्स को चुका देगा. ये है बेसिक सीन. बट सिचुएशन बेलारूस में बहुत खराब है, स्पेशली अगर हम कोविड इंड्यूस्ड इकोनॉमिक शॉक्स की बात करें तो. इवन वहां के जो लोग हैं वो स्ट्रीट्स पर आके प्रोटेस्ट कर रहे हैं. बेलारूस को कम से कम $3 से $4 बिलियन पर ईयर की जरूरत है इन ऑर्डर टू ओवरकम द फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी. अब जैसे कि आप जानते हो कि वहां के प्रोटेस्टर्स का दबाव अलेक्जेंडर लुकाशेंको के ऊपर बहुत ज्यादा हो गया है, बिकॉज अगस्त में बेलारूस ने ढंग से इलेक्शंस कंडक्ट नहीं किए एंड लोग प्रोटेस्ट करने सड़क पर उतर आए. अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने रिजाइन करने से मना कर दिया है, एंड यूरोप इस इलेक्शन को मानने को तैयार नहीं है. यूरोप ने इस इलेक्शन को मानने से इनकार कर दिया है. तो जाहिर सी बात है कि यूरोपियन यूनियन अभी शायद बेलारूस पे सैंक्शंस लगाएगा. So the only option which is left for Belarus is it would incline towards the investors from Russia and China. ठीक है, अब आप एक बात समझ लो, बेलारूस को करीब $10 बिलियन का कर्ज रशिया को चुकाना है. रशियन डेट बेलारूस का करीब 60% ऑफ द टोटल आउटस्टैंडिंग गवर्नमेंट डेट है आज की तारीख में. कितना है? 60%. एंड पुतिन बेलारूस को कच्चा तेल सब्सिडाइज प्राइस में देता है, यानी सस्ते में देता है. एंड बेलारूस इस कच्चे तेल को रिफाइन करके आगे नॉर्मल प्राइस में बेचता है, तो इसमें बेलारूस का ही फायदा है. तो मोटा मोटा रशिया इनडायरेक्टली बेलारूस को इकोनॉमिकली हेल्प कर ही जा रहा है. अब ये कितना सस्टेन कर पाता है तो वो तो आने वाले टाइम में ही पता चलेगा. अगला अपडेट कोलंबिया के बोगोता को निकल के आ रहा है. तो बोगोता में हाल ही में एक टैक्सी ड्राइवर हैवियर ओर्दोने की हत्या वहां के पुलिस वालों ने कर दी है. तो इस किलिंग में बेसिकली एक वीडियो निकल के आया था, एंड वो वीडियो अचानक से वायरल हो गया. 24 घंटे के अंदर पब्लिक स्ट्रीट्स पर आ गई एंड प्रोटेस्ट करने लगी. ये इवेंचुअली वायलेंस का रूप ले लिया एंड टोटल 56 पुलिस स्टेशन को डैमेज कर दिया गया. 8 सिटी बसेस को जला दिया. बट इन सब में सिविलियंस भी इंजर्ड हुए थे, एंड करीब 66 की तो मौत ही हो चुकी है बुलेट खाकर. अब ये वीडियो में हैवियर ओर्दो ने लिटरली पुलिस वालों से बेग कर रहा था कि उसे छोड़ दे, लेकिन पुलिस ने उसकी एक नहीं मानी. पुलिस ने अपनी गुंडागर्दी दिखाई और उसे एंड तक मार ही दिया. पुलिस का कहना है कि ये सिचुएशन एग्रेवेट हो रहा था एंड इसीलिए उसने टैक्सी ड्राइवर पर इतना बड़ा मेजर स्टेप उठाया. अगला अपडेट बारबाडोस को लेकर आ रहा है. बारबाडोस की सरकार ने हाल ही में अनाउंस किया है कि वो अभी कंप्लीट रिपब्लिक बन जाने वाली है, विच मीन्स बारबाडोस वुड नो लॉन्गर बी अ ब्रिटिश कॉलोनी
and would become republic. They have decided to remove Queen Elizabeth II as its head of state. आखिरी कंट्री जिसने क्वीन को एज अ हेड अपने कंट्री से निकाला था वो था मॉरिशियस, जो कि 1992 में उसने ये ब्रिटिश कॉलोनी छोड़ दी थी। बारबाडोस के कुछ बेसिक फैक्ट्स आप जान लो, आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इन्हें ब्रिटेन से इंडिपेंडेंस 1966 में मिल गया था, लेकिन क्वीन एलिजाबेथ बारबाडोस की कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क तब से ही रही है। बारबाडोस यूज्ड टू हेवीली रिलाई ऑन शुगर एक्सपोर्ट्स, but as time passed, the country has diversified its economy very well into tourism and finance. बारबाडोस की प्रधानमंत्री मिया मूटले है, जो कि 2018 में इलेक्ट होकर आई थी, एंड ये बारबाडोस की पहली फीमेल प्रधानमंत्री है। तो इन सब चीजों का आप अच्छे से ध्यान रखिए, आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हो सके तो आप इसे एक बार रिप्रोड्यूस भी कर दीजिए कमेंट सेक्शन में, जो मैंने आपको बारबाडोस के बेसिक फैक्ट्स बताए। ठीक है, तो ये सब कंट्रीज है जहां पे क्वीन अभी भी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क है, यानी हेड है इन कंट्रीज की। तो टोटल 15 कंट्रीज है अभी। कनाडा, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, देन यूके, देन ये पापुआ न्यू गिनिया, देन सोलोमन आइलैंड्स, एंड ये बाकी के बचे हुए 7 कैरेबियन नेशंस। तो उसमें से जो ये बारबाडोस था ये भी एक कैरेबियन नेशन ही था, जो कि अभी रिपब्लिक हो चुका है। अगला अपडेट माली को निकल के आ रहा है। तो जैसे कि हमने पिछले सेशन में कवर किया था इस टॉपिक के बारे में कि वहाँ की जो मिलिट्री है उन्होंने अगस्त के महीने में, यानी 18 अगस्त के करीब, कंट्री को चलाने की पावर अपने हाथों में ले ली थी। वहाँ की इकोनॉमी कोविड के चलते बहुत बुरी तरह से अफेक्ट हुई है, तो इसीलिए माली में बहुत दिनों से मास प्रोटेस्ट चल रहा है। बौबाकार कीता ने माली की सत्ता खो दी, एंड वहां पे डायरेक्टली मिलिट्री ने अपने हाथों में ये सत्ता ले ली। इकोवास यानी इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स, इन्होंने माली के मिलिट्री ग्रुप को डेडलाइन दे दी थी कि वो ये प्रोटेस्ट बंद करें एंड नॉर्मल माली में इलेक्शंस होने दें। तो ये रिक्वेस्ट को, ये अपील को मिलिट्री वालों ने नकार दिया है, एंड वो वहां से हटने से इनकार कर रहे हैं। तो प्रॉब्ली हमें ईयू की तरफ से माली पे सैंक्शंस देखने मिल सकता है। अब आते हैं कोविड रिलेटेड अपडेट्स पे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो ये ग्राफ में कि कोविड के केसेस लगातार इन 4 जगहों पे बढ़ रहे हैं, एंड इस वीक के नोटेबल फिगर्स कुछ कंट्रीज के यहाँ पे दे रखे हैं। आप इस वीडियो को पॉज करिए एंड इस चार्ट को अच्छे से पढ़िए। अगर हम सबसे पहले इंडिया की बात करें तो इंडिया में कोविड के केसेस बेशुमार गति से बढ़ रहे हैं। पिछले 2 हफ्ते की बात करें तो इंडिया ने करीब 1 मिलियन यानी 10 लाख टोटल केसेस रजिस्टर कर लिए, एंड अभी ये यूएस के बाद सेकेंड नंबर पर है इन टर्म्स ऑफ टोटल केसेस ऑफ द कोविड अराउंड द ग्लोब। इजराइल ने भी अब स्ट्रिक्ट लॉकडाउन मेजर्स अपनाने का मन बना लिया है। वहां पे कोविड के केसेस बहुत बढ़ रहे हैं। वेल, इंडिया के कंपैरिजन में तो इतने नहीं है, बट वहां पे बढ़ रहे हैं। इजराइल के हाउसिंग मिनिस्टर याकूब लिज्मैन ने इस डिसीजन पे अपना इस्तीफा दे दिया। गवर्नमेंट के द्वारा लॉकडाउन मेजर्स अनाउंसमेंट्स पर आपत्ति जताई थी क्योंकि आगे ज्यूइश फेस्टिव सीजन आने वाला है। इजराइल में टोटल 1,80,000 के ऊपर केसेस हो चुके हैं, एंड कुल 1200 से ज्यादा मौतें हो चुकी है कोविड को लेके। अगर हम फ्रांस की बात करें तो यहाँ पे भी कोविड केसेस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। वहां के प्राइम मिनिस्टर जीन कैस्टेक्स ने कोविड के केसेस के बढ़ने पे अपना कंसर्न जताया एंड पब्लिक को प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग प्रोटोकॉल्स फॉलो करने की अपील की है। एंड यूके ने बोरिस जॉनसन ने कोविड टेस्ट को स्पीड अप करने की अनाउंसमेंट की है। एंड आखिरी में हम आते ये 3 साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज पे। तो थाईलैंड ने टूरिज्म पे लगाए हुए रेस्ट्रिक्शंस को रिलैक्स कर दिया है। वहां पे लोग एज अ टूरिस्ट विजिट कर सकते हैं। ये पहला साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है जो टूरिज्म पे रेस्ट्रिक्शंस में रिलैक्सेशंस लाया है। अब जो भी थाईलैंड आ रहा है तो उन्हें 14 दिन का तो क्वारंटाइन करना ही पड़ेगा। मलेशिया के पीएम का मानना है कि वो लॉकडाउन मेजर्स एंड रेस्ट्रिक्शंस को और स्ट्रिक्ट करने वाले हैं, क्योंकि कोविड मलेशिया में बहुत तेजी से फैल रहा है। अगर हम सिंगापुर गवर्नमेंट की बात करें तो उन्होंने अपने रेसिडेंट्स को $100 वर्थ ऑफ वाउचर्स देने का इरादा बनाया है, जो कि वो वहां पे होटल्स एंड साइट्स पे खर्च कर सकते हैं। समझे? तो आपको क्या लगता है कि ये ऐसे वाउचर सिस्टम इंडिया में आना चाहिए या आएगा आने वाले टाइम में? आप मुझे कमेंट सेक्शन में आपके व्यूज जरूर बताइए। ठीक है, सो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। दिस वॉज ऑल अबाउट अ वीकली राउंड अप इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। होप आपको ये सेशन यूजफुल रहा होगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो, मेक श्योर यू हिट दैट लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विद योर लाइक माइंडेड फ्रेंड्स, कलीग्स, एंड अगर आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो उसे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। We now come to an end to this session.
Here are some useful resources for you from PD family. Make use of these. उम्मीद करता हूँ यह सेशन आपको पसंद आया होगा। नमस्ते, जय हिंद।